जाएगा कहाँ। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? समास। आज का क्लास है, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे क्लास 8 में, 9 में, 10th में, ठीक है, इन सभी लोग के लिए जो है समास जो है कारगर है। मतलब कि आप लोग के एग्जाम में पूछता है, निश्चित रूप से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकदम पूरा आसान तरीके में, कम समय में, और पूरे एकदम खतरनाक रूप से, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, इतना आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये समास है क्या। समास किसको कहते हैं? चलिए देखिए, समास किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास किससे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे वो क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्द जब क्या होता है, आपस में दो शब्द आपस में मिल जाता है, लेकिन जो शब्द होना चाहिए वो सार्थक शब्द होना चाहिए। सार्थक शब्द का मतलब होता है वैसा शब्द जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो, उसी को सार्थक शब्द कहेंगे। जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है उसको हम जोड़ देंगे तो उससे कोई नया शब्द बनेगा भी तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, मतलब बेकार हो जाएगा वो, है ना। तो समास किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द आपस में मिल जाता है, मिलने के बाद जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कोई दिक्कत? समास किसे कहते हैं, समझ में आ गया? दो या दो से अधिक सार्थक शब्द को मिलने से जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे ही समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर से एक बार बोलिए साथ में सबको, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पे दो शब्द मिल जाएगा और दोनों शब्द मिलने के बाद कोई नया शब्द बनाएगा, और जो दोनों शब्द मिलेगा वो दोनों शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, बस है कि नहीं है? मतलब सार्थक शब्द होना चाहिए। कैसा शब्द होना चाहिए? सार्थक शब्द होना चाहिए। मतलब जो शब्द लिख रहे हैं उसका, जैसे हम लोग देखते हैं सार्थक शब्द, जैसे हम 2 अक्षर वाले शब्द लिखते हैं या 3 अक्षर वाले, जैसे कमल, तो कमल का एक मीनिंग निकल रहा है, फूल है एक ठो, है ना जी। मलक का, अगर मलक लिखते हैं तो बताइए मलक का कौन सा मीनिंग निकल रहा है? या फिर और भी कुछ इस तरह से लिखते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो जिसका, हाँ, जैसे कलम लिखते हैं, कलम, बात सही कि नहीं? ये कलम लिखे हम लोग, कलम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, दूसरा मल, क्या लिखे हैं? ला म का, लमक। तो बताइए लमक मतलब क्या होता है? तो इसका तो मीनिंग निकल रहा है तो ये सार्थक शब्द कहलाएगा, और जिसका मीनिंग नहीं निकल रहा है वो क्या कहलाएगा? निरार्थक शब्द कहलाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो वही क्वेश्चंस में वही आंसर हम लोग लिखना है कि समास किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे एकदम सीधा सीधी, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द को मिलने से जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे ही समास कहते हैं। कोई दिक्कत? डिफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए, अब समास के कितने प्रकार हैं? तो समास के 6 प्रकार हैं। कितने भेद है समास का? 6 भेद है। 6 भेद है समास का। कितना भेद है? 6 भेद है। 6 का नाम हम लोग देखते हैं कि 6 कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले अवयवी भाव समास है। क्या है? अवयवी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। चौथा में द्वंद्व समास। क्या होगा? 5 में द्विगु समास, और लास्ट में बहुव्रीहि समास। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद होता नहीं है, बस ही नहीं। याद करने का तरीका है, ये 3 को एक गोतिया भाई में रखिए, ये तीनों को, और ये तीनों को एक गोतिया भाई में 3-3 करके याद रखेंगे। बोलेंगे अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय। फिर से बोलिए, अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय। फिर से बोलिए, अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय। 3 याद हो गया, है ना? अवयवी भाव तत्पुरुष और कर्मधारय। अब फिर 3 याद रखेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? द्वंद्व द्विगु बहुव्रीहि, द्वंद्व द्विगु और बहुव्रीहि, द्वंद्व द्विगु बहुव्रीहि, द्वंद्व द्विगु बहुव्रीहि, द्वंद्व द्विगु बहुव्रीहि, याद रहेगा? हाँ, तो फिर से बोलेंगे स्टार्टिंग से, अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय, ये नहीं बोले थे? उसके बाद
द्विगु, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि, ये बोले थे। हाँ, फिर एक साथ 6 वो बोलेंगे हम लोग। सबसे पहले अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधार है, फिर द्विगु, द्वंद्व, अच्छा ये पहले ऊपर था, हम ऊपर बोल दिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, जो भी है हम लोग के 6 वो बोल देना है। कितना बोल देना है? 6 बोल देना है, और 6 वो नाम याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से याद करने का तरीका है, जब भी याद करेंगे तो ऐसे ही याद करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। याद हो जाएगा 6। अब हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास, पहला नंबर, ये कौन सा समास होता है, बस है कि नहीं है? चलिए इसको देखते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास, यही ना जी? क्या है? अव्ययी भाव समास। ये कैसा समास है, आखिर इसमें क्या होता है, बस है कि नहीं है? तो इसमें देखिए, इस समास को पहचानने के लिए आप लोग को जो है ना, पहचानने के लिए दिया जाता है एग्जाम में। ऑप्शनल पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव अभी भी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। 9th क्लास में और 8th क्लास में, 10 में पूछ देता है। तो लिखने के लिए भी आएगा तो लिख भी देंगे, और आप लोग के लिए जो अगर पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। सिर्फ हमको जानना है कि कौन है अव्ययी भाव समास, कौन है तत्पुरुष समास, कौन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, हमको क्या करना है, पहचानना है। तो पहचानने का तरीका देखेंगे कैसे, कि अव्ययी भाव समास को हम लोग कैसे पहचानेंगे। पहले इसका डिफिनेशन देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, उसे ही क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें उपसर्ग लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। अब देखिए उपसर्ग में क्या क्या है, जैसे देखिए यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति। कुल मिला के आप लोग याद रखिएगा, जिस समास में ये सब पहले लगा रहता है, ये सब क्या होता है? पहले लगा हुआ रहता है, वो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। मतलब कुल मिला के सब याद रखना, यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति, ये सब अगर याद रखना है आपको। अगर ये सब दिमाग में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सीधा रखेंगे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति, मतलब ये सब जो है अगर समास के पहले लगल है, कोई शब्द के पहले लगल है, तो समझेंगे वो क्या है? अव्ययी भाव समास। जैसे देखिए यहाँ पे है संभव, संभव से पहले क्या लगल है? अथा। संभव से पहले क्या लगा हुआ है? हाँ, देखिए ये संभव है, इससे पहले लगा यथा, देखिए यथा लगा हुआ है, बात सही कि नहीं है? मतलब यथा संभव कौन सा समास हो जाएगा? खत्म। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए रूप, रूप के पहले क्या लगल है? अनु, देखिए अनु है यहाँ पे, बात सही कि नहीं है? तो जब अनु लगा रहता है मतलब उपसर्ग लगा हुआ है, तो समझे वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आ जन्म, जन्म से पहले क्या लगल है? आ लगल है, बस है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो सीधा पहचानना हम लोग को, जिस शब्द से पहले, जिस समास से पहले यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति ये सब आ जाएगा, वो समझेंगे अव्ययी भाव समास है, एकदम सीधा सीधी। कोई दिक्कत है? याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे प्रतिदिन, यहाँ पे प्रति लगा हुआ है, क्या लगा है? ये प्रति लगा हुआ है, बस है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में ये सब नजर आ जाएगा, पहले लगा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? अव्ययी भाव समास कह देंगे। कोई दिक्कत है? बोल देंगे। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का तरीका क्या है, कि समास के पहले उपसर्ग लगा रहता है। समास के पहले क्या लगा हुआ रहता है? उपसर्ग। जिसमें उपसर्ग लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग बोल देंगे अव्ययी भाव समास। और उपसर्ग में क्या क्या जाएगा? आ, प्रति, भर, नीर, अनु, प्र, प्रति, ये सब नजर आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट था तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्या था? तत्पुरुष समास। दूसरा नंबर पे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जो है वो लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास को क्या करेंगे? लास्ट में बताएं, नहीं तो अभी ये समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। जिसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद मतलब कि बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। बाद वाला पद जो है प्रधान होता है, उसी को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका बाद देखिए दो पद होता है, जैसे देखिए यहाँ पे यश प्राप्त, दो शब्द है, मन चाहा, यज्ञ साल नहीं, यज्ञशाला, ठीक है, राजपुत्र, तो यहाँ पे दो है। तो जिसका बाद वाला जो पद रहता है, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, वो क्या होता है? प्रधान होता है। जिसका उत्तर पद प्रधान रहता है वही क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसका उत्तर पद प्रधान रहता है वही क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। एक चीज और है,
समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी देखिए का, की, को, के लिए, में, पर, से, मतलब ये सब जो जब विग्रह कीजिएगा ना, विग्रह मतलब जब अलग अलग कीजिएगा ना तो यही सब नजर आएगा। का, की, को, के लिए, में, पर, से, यही सब। देखिए यश प्राप्त मतलब यश को प्राप्त, मन चाहा मन से चाहा, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, राजपूत राजा का पुत्र। तो बीच वाला में देखिए का आया, के लिए आया, से आया, को आया, है ना जी। देखिए यही सब आ रहा है। तो जिसमें बीच में विग्रह करने के बाद बीच में ये सब अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। विग्रह करने पर बीच में अगर का, की, को, के लिए, में, पर, से अगर आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्या है? कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए देखते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद के बारे में बताता है, पहला पद जो रहता है वो दूसरे पद के बारे में क्या करता है? बताता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे देखिए विग्रह करने के समय है जो या फिर के समान का प्रयोग होता है जो या के समान क्या प्रयोग होता है विग्रह करेंगे तो। अगर विग्रह नहीं करेंगे तो वो हम लोग बता सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए कैसे। जैसे यहाँ पे है दो पद होता है, यहाँ पे दो पद मिला हुआ है, चरण और कमल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद को क्या करता है? विशेषता बताता है। तो प्रथम पद क्या करेगा? दूसरे के बारे में बताएगा। प्रथम पद क्या करेगा? दूसरे के बारे में बताएगा। यहाँ पे क्या था? चरण कमल, मतलब कमल के समान चरण। चरण किसके समान है? कमल के समान। मतलब कुल मिलाकर कर्मधारय समास में जो था लोगों का तारीफ करना है। अगर लगेगा कि तारीफ हो रहा है ज्यादा तो कर्मधारय समास है। देखिए ना, ये भी बोला था, देखिए चरण कमल है ना, बोलते एकदम चरण कमल। चरण जो आपका कमल के समान है, बोले अरे मेरा चरण तो कमल के समान है ना जी। तो वही चीज होता है चरण कमल। यहाँ पे होता है कि चरण किसके समान है? कमल के समान है ना। तो पहला पद दूसरे पद मतलब क्या कहता है? इसमें विशेषता एक दूसरे के बारे में बताता है ना जी। दूसरी यहाँ पे कमल नयन, कमल नयन, नयन मतलब आंख होता है। आंख देखिए यहाँ पे कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, मतलब नयन जो आंख जो एकदम कमल के समान है। आप ही को बोलेगा कमल नहीं, देखो ना आपका आंख जो एकदम कमल जैसा दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, कमल के समान एकदम सुंदर है ना जी। तो आप खुश नहीं हो जाइएगा? होंगे, है ना जी। तो वही चीज है, इसमें अधिकतर जो होता है क्या करता है? दूसरे के बारे में बताता है। ठीक है, पहला पद दूसरे के बारे में बताता है। तो नयन जो है किसके समान है? कमल के समान है ना। चरण किसके समान है? कमल के समान। अब देखिए चंद्रमुख, इसमें भी देखिए कितना खतरनाक तारीफ है सब। चंद्रमुख, चंद्र मतलब चंद्रमा, मुख मतलब चेहरा, है ना जी। तो वही चीज यहाँ बोला है चंद्र के समान मुख। आपका चेहरा तो एकदम चांद के जैसा है ना जी। आप दूसरा दिन से शीशा साथ लेके चलिएगा है ना जी, नहीं चलिएगा। तो यहाँ पे वही चीज है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कर्मधारय समास में वही है कि पहला पद क्या करता है? दूसरे पद के बारे में बता देता है। अगर इस तरह से आएगा तो हम लोग सीधा सीधे बता देंगे, वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो कमल के समान मुख, कमल के समान नहीं, चंद्र के समान। हाँ, अगर कमल के समान बोला जाएगा तो वो लोग खुश हो जाएगा, अरे कितना बढ़िया है, कमल के समान है, तेरा चेहरा तो कमल फूल जैसा लग रहा है सुंदर लग रहा है चेहरा जो है, मतलब मुख जो है वो गुलाब के फूल जैसा लग रहा है। देखेगा नहीं देखेगा, लोग खुश हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे छोड़िए, लोग खुश हो जाए चाहे नहीं हो जाए, हम लोग कर्मधारय समाज को खुश कर देंगे, है ना जी। उसके बाद है लाल मणि। क्या होता है? लाल मणि। देखिए लाल मणि, मणि कैसा है? लाल है। तो लाल है जो मणि, तो यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, तो पहला पर दूसरे के बारे में बता रहा है। ब्लू कलम, हम लोग बोलते हैं ना ब्लू पेन, ये भी बता रहा है, नहीं बताता है? हाँ, काला पेन, ब्लू पेन पकल आम कच्चा आम ना, जो भी रहता है। मतलब कुल मिलाकर जब दो सार्थक शब्द आपस में मिल जाता है और पहला पद दूसरे के बारे में क्या करता है? बताता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। कोई दिक्कत है? हाँ, अभी तक हम लोग 3 पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। अवयवी भाव समास में देखें जिसमें उपसर्ग लगल रहता है,
पहले में प्र, प्रति, अनु, भर, नीर, आ। अगर ये सब नजर आ जाता है पहले में तो किसमें चला जाएगा? अव्ययीभाव में। जिसका उत्तर पद प्रधान रहेगा उसको तत्पुरुष समास कहेंगे, और जिसमें पहला पद दूसरे के बारे में बताता है कर्मधारय समास में आ जाएगा। बात सही कि नहीं है? चलिए यहाँ तक तो हो गया। आगे देखिए द्वंद्व समास। 4 नंबर में क्या है? द्वंद्व समास। देखिए ये भी बहुत अच्छा है। द्वंद्व समास यहाँ पे लिखाया है, स्पेलिंग देखिए तो यहाँ पे द्वंद्व ऐसे होगा, ठीक है, द्वंद्व समास। चलिए देखिए द्वंद्व समास किसे होते हैं? यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह, ध्यान दीजिएगा योजक चिन्ह, यहाँ पे देखिए ये वाला चिन्ह लगा रहता है, ये चिन्ह देख रहा है, ये वाला, ये चिन्ह। तो दोनों पदों के बीच में, दोनों पद के बीच में ये वाला चिन्ह लगा रहता है। देखिए माइनस का साइन दिख रहा है ना, डैश, ये डैश का साइन क्या था? लगा होता है। एवं विग्रह करने पर और, देखिए एवं और आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देखिए विग्रह अगर करते हैं तो और एवं आएगा, और आएगा और एवं आएगा। विग्रह करेंगे तो, है ना जी। अब छोड़िए ना, इतना आप लोग मत जानिए, सीधा सीधे जानिए। दो पदों के बीच में अगर डैश आ जाए, दो पदों के बीच में क्या जाए? डैश आ जाए, तो समझेंगे वो द्वंद्व समास है। यह देखिए ना, ये भी सेम है, द्वा, ये भी क्या है? द्वा है। दोनों जिसका देखिए ना, दोनों का दोनों क्या है? अपने आप में वीआईपी है ना। बोलते ये द्वा है तो बोलेगा हम भी तो द्वा है, दोनों आपस में वीआईपी नहीं है। कुल मिलाकर जिसका दोनों पद क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। जिसका दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। देखिए ये भी जो है द्वा है, ये भी द्वा है, दोनों तरफ। अब जब दोनों बराबर है तो बीच में यहाँ पे डैश दे दिया जाए। क्या दिया जाए? डैश। तो कुल मिलाकर जानेंगे द्वंद्व समास में क्या होता है? तो दोनों पद के बीच में योजक साइन लगता है, मतलब डैश का साइन लगता है। बात सही ना जी? जब डैश का साइन लगा देंगे तो ऐसा समास क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में लिखेंगे हम लोग, जो दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसी को क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल में, नदी नाले, नदी नाले बीच में डैश दियल है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लेंगे, डैश दियल है तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। बस है कि नहीं है? हमको पहचानना है, डैश दियल है तो द्वंद्व समास। देखिए पाप पुण्य है, बीच में डैश दियल है, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ऊंच नीच डैश दियल है, द्वंद्व समास। देखिए छल कपट क्या हो जाएगा? भाई बहन, बीच में डैश लग जाएगा, नहीं लगेगा? उलूल जुलूल होता है ना, माता पिता, द्वंद्व समास, बीच में डैश लग जाता। तो जिसमें बीच में डैश लग जाए क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत? द्वंद्व में तो दिक्कत नहीं ना, द्वंद्व वाला तो धरती दुनिया का आसान है, ये इसको दिया क्यों नहीं? चलिए आगे देखते हैं द्विगु समास। एक नम्मा में देखिए, नम्मे में है द्विगु, द्वि मतलब दू नहीं है नाम में, जिसका स्टार्टिंग नहीं है द्विगु, द्वि मतलब क्या होता है? दो होता है कि नहीं होता है? हाँ, इसका नम्मे में पहले शब्द में क्या है? संख्या है। पहले में क्या है? संख्या। तो डिफिनेशन में से वैसा समास जिसमें पहला पद में संख्यावाचक, जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक। वही चीज लिखे है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। गर्दा उड़ा के लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, है ना जी? नाम से ही पता चल रहा है, जिसका पहला पद में क्या हो? संख्या हो। पहला पद में क्या हो? संख्या हो, उसी को क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। सीधा सीधे देखिए, दोपहर, यहाँ पे पहलके में दोपहर, अरे बेवकूफ लोग, दोपहर है यहाँ पे, क्या है? दोपहर। दो का मतलब, पर्दा को ठीक कीजिए, लाइट चमक रहा होगा, ठीक कीजिए उसको। हाँ कर दो, यहाँ बंद नहीं होगा, वहीं पे स्विच है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दोपहर, तो स्टार्टिंग में क्या? दो है ना जी? हम पहले थे कि द्विगु समास किसको कहेंगे? जिसका पहले पद में क्या हो जाएगा? दो, संख्यावाचक हो जाए। दो नहीं, संख्यावाचक। 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोपहर, दोपहर तो क्या हो जाएगा? दो आ रहा है तो मतलब द्विगु समास नहीं हो जाएगा? द्विगु समास। हाँ, इसमें देखिए तिरंगा, फिर रंगा छोड़िए, अभी ती है ना जी? तीन, तिरंगा तो तीन, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 ठो रंग है तो 3 नहीं पता चला, 3, तो वहां पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास में चला जाएगा। नवरात्र, नवरात्र, 9 ठो रात्रि को जब मिला देंगे तो जैसे होता है नवरात्रि, नवरात्रि पूजा वगैरह होता है। फिर सब छोड़िए, अब देखिए नवरात्र मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग क्या? 9 आ रहा है, 9
4 5 अधिक 4 9 आता ही नहीं आता है, तो ये क्या कहलाएगा? 9 आ रहा है, मतलब क्या स्टार्टिंग में 9 आ जाए तो द्विगु समास में चला जाएगा। देखिए चौराहा, चौ 4 है ना जी, मतलब द्विगु समास। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिकोण मतलब 3 ठो कोण, कितना पीस कोण? हाँ पीस कर दीजिए, 3 जो बोलना सो बोलिए वहां पे, है ना जी। तो 3 यहाँ पे क्या हो जा रहा है? द्विगु समास चला जा रहा है, बस है कि नहीं? पंचवटी, तो जो भी है पहला में अगर आ जाए संख्या तो हम लोग क्या बोल देंगे? बीच में अगर डैश आ जाए तो उसको द्वंद्व समास। पहले उपसर्ग आ जाए तो अवयवी भाव समास, है ना जी। और कर्मधारय समास किसको कहेंगे? जो विशेषता बताता है, पहला पद दूसरे के बारे में तारीफ कर दे तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में तारीफ पे तारीख, तारीख नहीं तारीफ ए फिनिश हो गया। अब 6 नंबर देखिए हम लोग, 6 नंबर है कि नहीं है? हाँ है। देखिए 6 नंबर में बोला जा रहा है यहाँ पे बहुव्रीहि समास। क्या बोला जा रहा है? बहुव्रीहि समास। ये भी इसमें बोला जाता है, फिर डांट सुनेगा हमसे, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। वैसा पद, वैसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों मिल लेता है और तीसरका की ओर बोलते हैं, देखो उसके बारे में बता रहे हैं, है ना जी। तो समझ जाइएगा वो बहुव्रीहि समास है। क्या समझ जाइएगा? चलिए वो भी अगर नहीं समझ पाते तो इतना जानते हैं, भगवान का बड़ी नाम जानते हैं आप लोग। तो भगवान का नाम अगर आ जाए, लगेगा कि भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है या बात हो रहा है, तो समझेंगे वो बहुव्रीहि समास है। क्या समझेंगे? बहुव्रीहि समास है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे घन श्याम, घन के श्याम है जो, कौन है? कृष्ण। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उधर, लंबा उधर मतलब जिसका पेट, उधर का मतलब होता है पेट, जिसका पेट एकदम बड़ा रहता है ना जी, वही क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबोदर। जिसका पेट क्या होता है? लंबा होता है, बड़ा होता है, उसी को क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबोदर, है ना जी। तो लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी। तो गणेश जी ये क्या हो जाएगा? भगवान, मतलब क्या होता है? बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, नहीं जाएगा? किस में जाएगा? बहुव्रीहि समास में जाएगा। तो लंबोदर। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, मतलब गंगा को धारण करने वाले किसको कहते हैं? हाँ, तो नंबर इसी से पता चल रहा है नाम से ही, अगर भगवान की ओर इशारा चले तो समझ जाइए वो बहुव्रीहि समास में जाएगा। किस में जाएगा? बहुव्रीहि समास में जाएगा। और मृत्यु, देखिए सारा लिख दिया यहाँ पे, मृत्यु को जितने वाला, यहाँ पे लिखा मृत्युंजय। क्या लिखाएगा? यहाँ पे लिखे मृत्युंजय, है ना जी। मृत्युंजय यहाँ पे लिखाएगा, तो मृत्युंजय इसका विग्रह करेंगे तो आएगा मृत्यु को जितने वाला। तो मृत्यु को जितने वाला कौन? शंकर। यही शंकर जी उसी कहते हैं, शिव जी उसी को कहते हैं। बस है कि नहीं है? हाँ। तो इस तरह से आगे तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला है जिनका कंठ, अर्थात शंकर भगवान, शिव जी। हाँ, भगवान का नाम आ जावे तो बहुव्रीहि समास हो जावे। क्या हो जावे? बहुव्रीहि समास। अगर भगवान का नाम आ जावे तो बहुव्रीहि समास हो जावे, ठीक है ना? हाँ। अब हम लोग देखिए, अभी तो समझ में आ गया, है ना जी। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब हम आप लोग से पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले में था अवयवी भाव, अवयवी भाव। अवयवी भाव समास में क्या था? जिस समास के पहले में क्या था? उपसर्ग था। उपसर्ग था। अब ए लड़का कुछ बढ़ गया क्या? अब उपसर्ग में क्या क्या इसमें होना चाहिए पहले से बताइए? आ, प्र, प्र, अनु, प्रति, यथा, नीर, ये सब होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में क्या था? हाँ, जिसका उत्तर पद, जिसका उत्तर पद क्या था? क्या बैठ गया क्या? उत्तर पद प्रधान। उसके बाद फिर क्या था? कर्मधारय। कर्मधारय। कर्मधारय समास में क्या था?
कर्मधारय समास में हाँ तारीफ करता है इसमें ना, हाँ तारीफ करता है, मतलब पहला पद दूसरे के बारे में बताता है, पहला पद दूसरे के बारे में बताता है। एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं ना, इसका एग्जाम्पल एक तो लिखिए, यथा संभव, यथा संभव। इसका एग्जाम्पल राजपुत्र, राजपुत्र। इसका कमल नयन, चलिए कमल नयन, ठीक है, ये इसका आ जाएगा। उसके बाद होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम लोग क्या देखे थे, बीच में जो डैश रहता है, बीच में क्या रहता है, डैश रहता है, जैसे हाँ नदी नाले या माता पिता, बात सही नहीं है, बीच में द्वंद्व समास के। उसके बाद द्विगु, उसके बाद क्या होगा, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या रहता है, संख्यावाचक रहता है, क्या रहता है, संख्या रहता है, जैसे में दोपहर, ठीक है, दोपहर है ना, 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या है, बहुव्रीहि। और बहुव्रीहि में क्या होता है, भगवान जी, भगवान। बात सही कि नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, मृत्युंजय, 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 मृत्यु को जीतने वाला। समझ में आ गया सारा। समास में अगर पहचानने के लिए आता है तो पहचान